बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू द सॉल्यूशंस। और आज की वीडियो में जो हमारा टॉपिक है वो है फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री से रिलेटेड, और चैप्टर 1 का टॉपिक है, और वो टॉपिक है स्टेशियोमेट्री। ठीक है, स्टेशियोमेट्री क्या होता है ये देखते हैं। स्टेशियोमेट्री आम ज़बान में हम एक स्टडी को कहते हैं जो कि हम रिलेशनशिप्स की बुनियाद पर करते हैं। किसी भी केमिकल इक्वेशन में हम किसी भी केमिकल इक्वेशन में रिएक्टेंट साइड को प्रोडक्ट साइड से रिलेट करा के हम कोई भी क्वांटिटी निकालते हैं, मास या वॉल्यूम हम निकाल सकते हैं। तो इतनी सी जो कॉन्सेप्ट है वो यही है स्टेशियोमेट्री का बस। अच्छा, अब इसकी डेफिनेशन क्या है? द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड अ प्रोडक्ट विद द हेल्प ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ये डेफिनेशन भी यही बताती है कि ये एक स्टडी है जिसमें अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट इन द इक्वेशन, बैलेंस्ड इक्वेशन, हम उसके ज़रिए हम मतलब रिएक्टेंट के ज़रिए हम प्रोडक्ट को स्टडी करते हैं, प्रोडक्ट के ज़रिए हम रिएक्टेंट को, तो आपस में इनको रिलेट कराते हैं। यही स्टडी स्टेशियोमेट्री कहलाती है। स्टेशियोमेट्री की यहाँ पे हमारे पास 3 टाइप्स हैं। पहली टाइप है मास। इस टाइप में हम क्या करते हैं कि प्रोडक्ट या रिएक्टेंट साइड के मास से, या एक साइड का हमें मास दिया होता है, हम दूसरी साइड का मास निकाल लेते हैं आराम से। तो ये मास टू मास रिलेशनशिप हो गया। दूसरा है मास टू वॉल्यूम। मास टू वॉल्यूम में क्या होता है कि हमें किसी भी एक साइड का मास दिया हुआ होता है, हमें उससे वॉल्यूम फाइंड करना होता है। तो ये हो गया मास टू वॉल्यूम। और तीसरी टाइप है वॉल्यूम टू वॉल्यूम। इसमें सिंपल वॉल्यूम दिया हुआ होता है कोई भी साइड का, और उससे वॉल्यूम निकालना होता है। ठीक है, अब हम इसका एक क्वेश्चन देखते हैं। इसका जैसे क्वेश्चन है मेरे पास यहाँ पे, यह है मास रिलेशनशिप का। इसमें कह रहा है कैलकुलेट द मास ऑफ HCl। अच्छा, अभी तक मास ऑफ HCl फाइंड करना है। रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 32.7 ग्राम जिंक। रिएक्ट विथ से पता चल रहा है कि ये भी रिएक्टेंट है, ये भी रिएक्टेंट है। ठीक है, ऑल्सो कैलकुलेट द मास ऑफ ZnCl2 प्रोड्यूस्ड। तो ये हो गया प्रोडक्ट हमारे पास। ठीक है, और हर सवाल में हमें इक्वेशन ज़रूर दी हुई होगी और वो बैलेंस्ड भी दी हुई होगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे इक्वेशन दी हुई है। तो जैसे ये रिएक्टेंट है और ये भी रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट हो गया, ये भी प्रोडक्ट हो गया। अब हमें दिया हुआ है Zn का मास, हमें इससे HCl का मास निकालना है, और हमें प्रोडक्ट का मास निकालना है ZnCl2 जिंक क्लोराइड का। ठीक है, और जो ये एटॉमिक मासेस हैं ये आपको पेपर में सेक्शन बी में सबसे टॉप पे मिल जाते हैं। और ये जो स्टेशियोमेट्री के न्यूमेरिकल्स हैं ये सेक्शन बी के टॉपिक है, और ये सेक्शन बी में आते हैं अक्सर 4 नंबर के लिए। ठीक है, अच्छा, अब हमें यहाँ पे 2 मास फाइंड करने हैं, 2 मास फाइंड करने हैं इन दोनों के। ठीक है, और 1 मास दिया हुआ है। तो हमें मास जो दिया हुआ है वो हमने यहाँ पे लिख दिया कि मास ऑफ जिंक जो कि 32.7 ग्राम हमें दिया हुआ है, बाकी दोनों मास फाइंड करने हैं। तो हमने क्या किया, सबसे पहले सॉल्यूशन में सबसे बेसिक चीज़ हमें ये करनी है कि जो इक्वेशन हमें यहाँ दी हुई है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, इसको हमें थोड़ा सा प्रोसेस करना होगा और इसके मासेस निकालने होंगे। तो ये जो हमारे पास Zn है इसकी यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो 1 है। यहाँ पे 2 है, ये यहाँ पे भी 1 है, कुछ भी नहीं है तो 1 है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 मोल इसका दिया हुआ है, 2 मोल इसके हैं, ये 1 मोल है, ये 1 मोल है। अच्छा, अब हमने ना मोल से तो करना नहीं है, कुछ लोग मोल से भी कराते हैं, लेकिन उसमें फिर बाद में आपको मोल से मास निकालना होता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे कि इसके जो हमारे पास ये दिए हुए हैं ना AMU मासेस, ये हम डायरेक्ट इक्वेशन में लिख देंगे। तो ये हमारे पास जैसे 1 मोल दिया हुआ है ना, तो हमें मल्टीप्लाई और कुछ नहीं कराना, सिर्फ जिंक का मास लिख दिया हमने। यहाँ पे HCl है तो H और Cl का मास मल्टीप्लाई कराया बाय 2, तो ये हमारे पास ये वैल्यू बनी।
ठीक है। और यहाँ पे सेम चीज़ की कि जिंक का मास और Cl2 का मास, तो Cl का मास होता है 35.5, तो मल्टीप्लाई बाय 2 और फिर Zn का मास, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। सेम इसी तरह इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप फाइंड ना भी करें ये वाला मास तो कोई ज़रूरी नहीं है, बाकी ये तीन हमारे पास ज़रूरत है इन तीनों की, तो इसलिए अब पहले हम मास ऑफ HCl निकाल लेते हैं। मैंने लिखा हुआ है अकॉर्डिंग टू इक्वेशन, हम हर चीज़ इक्वेशन के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे। अच्छा, इक्वेशन में हमें क्या दिखा कि हमने 65.5 ग्राम जिंक जो है उसको 73 ग्राम HCl चाहिए, हमारी इक्वेशन ये बताती है हमें। तो हम क्या करेंगे कि इसको लिखा, इसके बाद हमें जो डेटा में मास दिया हुआ है हमें उस हिसाब से फाइंड करना है, तो हमने इसको 1 करना है, 65.5 वाली वैल्यू को 1 करना है। इसको 1 करने के लिए हमने इसी से डिवाइड करा दिया, तो ये 1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय ये जो हमें रिक्वायर्ड मास से करना है, जो हमें गिवन मास है उससे जो हमें रिक्वायर्ड मास निकालना है। तो हम जो चीज़ इक्वेशन के एक तरफ करते हैं ये दूसरी तरफ भी, ये एक इक्वेशन ही है, समझे आप। तो हम जिस एक तरफ इक्वेशन के करेंगे मल्टीप्लाई डिवाइड, तो दूसरी तरफ भी वही सेम चीज़ मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे ताकि दोनों इक्वल रहें, वरना हम कैसे निकालेंगे, फिर रिलेशनशिप ही नहीं होगा, इक्वेशन ही नहीं, इक्वेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं रहेगा फिर। तो हमने सेम चीज़ यहाँ की और इसको सॉल्व कर दिया, इसको सॉल्व करा तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई। तो सिंपली हमें पता चल गया कि 32.7 ग्राम अगर जिंक लेते हैं हम, तो उसके साथ हमें जो चाहिए होगा वो 36.5 ग्राम HCl उसको साथ रिएक्ट कराने के लिए चाहिए होगा। सिंपल है, मास से मास आ गया। अकॉर्डिंग टू अब मास ऑफ ZnCl अकॉर्डिंग टू इक्वेशन सेम प्रोसेस होगा, सेम मास है, उसका मास दिया हुआ 136.4 ग्राम ZnCl2 का अकॉर्डिंग टू इक्वेशन था। अब हमने डिवाइडेड बाय 65.5 इस तरफ किया और मल्टीप्लाई बाय 32.7 जो कि हमें जिस गिवन मास है, ठीक है, Zn का। और जो है सेम जो है इक्वेशन की दूसरी तरफ भी हमने मल्टीप्लाई डिवाइड कराना है और इससे हमें एक वैल्यू मिल जाएगी जो कि है होगा हमारा मास ऑफ ZnCl2 जो कि प्रोड्यूस हुआ है, मतलब 32.7 ग्राम जिंक ने रिएक्ट किया 36.5 ग्राम HCl से, तो हमारे पास 68.2 ग्राम ZnCl। अब न्यूमेरिकल में हमेशा हमें रिज़ल्ट भी लिखना होता है, तो रिज़ल्ट हमने लिख दिया, द रिक्वायर्ड मास ऑफ HCl इज़ 36.5 ग्राम एंड द मास ऑफ ZnCl2 प्रोड्यूस्ड इज़ 68.2 ग्राम, या आप किसी भी वर्डिंग में लिख सकते हैं। तो ये सिंपल एक न्यूमेरिकल था मास मास रिलेशनशिप का। अच्छा, इसके बाद जो हमारे पास अगला न्यूमेरिकल है वो है मास वॉल्यूम रिलेशनशिप का। अच्छा, इसमें मास वॉल्यूम रिलेशनशिप में दो टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं, दो टाइप्स के न्यूमेरिकल्स आते हैं। एक होते हैं STP वाले, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, और एक टेम्परेचर प्रेशर वाले आते हैं जिसमें T भी दिया हुआ होता है और प्रेशर भी दिया हुआ होता है हमें कुछ, ठीक है। तो STP और इसमें क्या फ़र्क है? STP वाले जो है सिंपल आपको फॉर्मूला उससे जो है मास टू वॉल्यूम, तो मास दिया हुआ होता है, वॉल्यूम फाइंड करना होता है ना, तो हम इस फॉर्मूले से हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। ये मोलर वॉल्यूम है, ये मोल है, मोल हम मास निकालेंगे तो मास से फिर हम मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करके मोल आ जाएंगे और ये मल्टीप्लाई होकर वॉल्यूम आ जाएगा, तो ये STP वॉल्यूम होगा, ठीक है। मोल का जो फॉर्मूला है वॉल्यूम अपॉन मोलर वॉल्यूम, इससे हम सॉल्व कर लेंगे। बट जो दूसरी टाइप है वो अक्सर एग्ज़ाम में ज़्यादातर आती है और वो चैप्टर 2 में गैस लॉस से रिलेटेड है, मतलब उसमें स्टेशियोमेट्री प्लस गैस लॉज है। तो स्टेशियोमेट्री प्लस गैस लॉज है उसमें, ठीक है। तो उसमें हमें टेम्परेचर और प्रेशर दिया हुआ होता है और हमें उस गिवन टेम्परेचर और प्रेशर को यूज़ करना होता है, STP नहीं होता हमारे पास। तो हम देखते हैं, ये भी न्यूमेरिकल चैप्टर 2 वाला ही है और मैं इसलिए ये वाला करा रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर दूसरी टाइप ही आती है, पहली वाली जो सिंपल टाइप है वो बहुत कम देखने में आती है और मैं बता दूंगा कि वो किस तरह फाइंड करेंगे हम, अगर सपोज़।
अच्छा, हमारे पास सवाल में कहता है इन अ हाई स्कूल लैब O2 इज़ प्रिपेयर्ड, ठीक है, बाय हीटिंग KClO3, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 प्रोड्यूस। हमें O2 का वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, मास ऑफ KClO3 दिया हुआ है हमें 100 ग्राम, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 20 डिग्री और हमें प्रेशर दिया हुआ है 1400 mm ऑफ Hg, ठीक है। आपने ये यूनिट से घबराना नहीं है, जो ये यूनिट्स लिखे हुए हैं ये चैप्टर 2 के टॉपिक्स हैं गैस लॉस के, उसमें आपको जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसका डेटा बना लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ O2 हमें फाइंड करना है, ठीक है। मास ऑफ KClO3 हमें दिया हुआ है। टेम्परेचर को हम डिग्री से केल्विन में चेंज करेंगे। डिग्री टू केल्विन चेंज करने के लिए हम बस 273 ऐड कर देते हैं तो ये केल्विन में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 1400 mm ऑफ Hg को ATM में चेंज करने के लिए हमें 760 से डिवाइड कराना होगा। भाई ये सिंपल आसान सी कन्वर्जन याद कर लें। कभी कभी तो कन्वर्जन करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, डायरेक्ट केल्विन और उसमें दिया हुआ होता है। और एक R कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, बाकायदा इसकी कैलकुलेशन है पूरी वैल्यू की। तो वो आती है 0.821। ये आपने मैट्रिक में फ़िज़िक्स में भी पढ़ी होगी, वो होगी 8.31 और उसके जो यूनिट होंगे उसमें फ़र्क होगा। तो केमिस्ट्री में हम CGS सिस्टम यूज़ करते हैं, इस वजह से हम ATM और ग्राम और ये सब यूज़ करते हैं, ठीक है। उधर प्रेशर के यूनिट डिफरेंट है। पढ़ा तो आपने थोड़ा सा ही होगा, ठीक है। हमें इक्वेशन दी हुई थी ऊपर ये सवाल में, हमने उसी इक्वेशन को दोबारा कॉपी किया। सेम मेथड है, उसी तरह से बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल्स होते हैं, बस थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। इसमें हमने इसका मास निकाला तो K का मास Cl से मल्टीप्लाई करा के Cl का मास O के मास को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करा के हमने इन सबको मल्टीप्लाई कराया और मल्टीप्लाई बाय 2 करा तो 245 हमारे पास ग्राम आ गया। अच्छा, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है तो हमने इसको फाइंड नहीं किया तो भी कोई मसला नहीं है। O2 का हमने मास निकाल लिया विथ मोल्स। तो यहाँ पे 2 मोल KClO3 लिया, 2 मोल KCl लिया और 2 मोल KCl प्रोड्यूस हुआ और 3 मोल O2 प्रोड्यूस हुआ। जो मोल से भी सॉल्व करते हैं लोग वो डायरेक्ट मोल्स लेते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट ग्राम से सॉल्व करेंगे यहाँ भी, ठीक है। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन हमने वही बात लिख ली और सेम जो बात थी वो रिपीट कर दी। यहाँ वही हम मास रिलेशनशिप अप्लाई करेंगे। यहाँ पे 100 ग्राम का 100 ग्राम की से वैल्यू फाइंड करनी है तो हमने इसको 1 कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दिया। सेम एज इट इज़ स्टेप यहाँ होगा, जो मल्टीप्लाई डिवाइड यहाँ हुआ है वो सेम यहाँ होगा क्योंकि ये इक्वेशन है और इक्वल्स टू इक्वेशन की दोनों साइडें बराबर रखनी होती है हमें। तो यहाँ पे हमारे पास मास आ गया O2 का कि 39.18 ग्राम O2 प्रोड्यूस होगा हमारे पास। अब हमें इससे वॉल्यूम फाइंड करना है। अच्छा, अब मैं जो कह रहा था 2 तरीके होते हैं, एक तो STP। अब STP कैसे पता चले, वो लिखा होता है सवाल में कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, वरना हमें सवाल में टेम्परेचर प्रेशर दिया हुआ होता है। ये प्रेशर है, ये टेम्परेचर, ये दोनों हमें दिए हुए होंगे तो इसका मतलब STP नहीं है, और वरना STP लिखा हुआ होगा। और अगर ना भी लिखा हो और कोई टेम्परेचर प्रेशर ना दिया हो तो उसका मतलब वो STP है। अगर सपोज़ करो यहाँ STP होता, हम क्या करते, हम ये मोल वाला फॉर्मूला लेते, ठीक है। मोल का एक फॉर्मूला होता है मास अपॉन मोलर मास, V अपॉन 22.41। ये हमें पता है, मोलर मास हमें पता है, ठीक है। वॉल्यूम फाइंड करना है और ये मोलर वॉल्यूम हमें पता है, तो हम इसको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे और हमारे पास V की वैल्यू आ जाएगी। सिंपल STP का तरीका है, बट यहाँ थोड़ा सा डिफरेंट है, इस वजह से हम यहाँ पे जनरल गैस इक्वेशन यूज़ करेंगे, PV = nRT। ये जनरल गैस इक्वेशन है। यहाँ भी हम n की वैल्यू तो हमने फाइंड नहीं की, हम डायरेक्ट इसमें पुट कर देंगे मास अपॉन मोलर मास वाला कॉन्सेप्ट। तो हमने यहाँ पुट करेंगे तो ये हो जाएगा मास अपॉन मोलर मास RT = PV। V उधर जाके डिवाइड होगा तो ये P वहाँ जाके डिवाइड होगा, तो ये कुछ इस तरह की इक्वेशन बन जाएगी। V = mRT अपॉन P × मोलर मास, ठीक है। हमने इसकी सारी वैल्यूज़ पुट करी और सिंपल हमारे पास आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल है,
थोड़ी सी ये ट्रिक है कि एसटीपी और नॉन एसटीपी पहचानना है हमें बस। बाकी मास से वॉल्यूम निकालना सिंपल मोल का फॉर्मूला लगेगा या जनरल गैस इक्वेशन लगेगी। तो हमने दो कर लिए कवर, मास टू मास एंड मास टू वॉल्यूम। इसके बाद जो है अगला हमारे पास वो न्यूमेरिकल है वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप का। अब वॉल्यूम टू वॉल्यूम रिलेशनशिप तो बहुत पेपर में बहुत रेयर आता है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं कि वॉल्यूम टू वॉल्यूम में हम क्या करेंगे। वॉल्यूम टू वॉल्यूम से पहले हम एक लॉ है गे-लुसाक लॉ, जो इन न्यूमेरिकल्स पे अप्लाई होता है। तो वो ये कहता है कि गैसेस रिएक्ट्स विद ईच अदर इन द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। मतलब उसका ये कहने का मतलब है कि जो गैसेस हैं उनका जो कोई भी गैस की इक्वेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मोल होते हैं। हम यहाँ पे सपोज़ करते हैं कि ये 1 मोल है, ये 3 मोल है, ये 2 मोल है, ये 2 मोल है। तो मोल्स बराबर हैं, ठीक है, 4 4, 3 + 1 4 और 2 + 2 4, तो मोल्स बराबर हैं। इसी तरह वॉल्यूम भी हम इसको मोल की जगह वॉल्यूम भी कंसीडर कर सकते हैं। जैसे हम पिछले इक्वेशन में हम मोल कंसीडर करते थे, हम यहाँ पे वॉल्यूम लिख सकते हैं इसको। मतलब ये 1 dm³ है, ये 3 dm³ है, तो ये आपस में सेम इक्वल रहेंगे हमेशा, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे यही चीज़ अप्लाई करेंगे। मतलब यहाँ पे हम इक्वेशन में नीचे मासेस लिखने के बजाय या मोल लिखने के बजाय हम यहाँ पे डायरेक्ट वॉल्यूम लिखेंगे बिकॉज ऑफ गे-लुसाक लॉ, ठीक है। तो हम यहाँ देख लेते हैं एक सवाल क्या कह रहा है। सवाल कह रहा है कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ O2 रिक्वायर्ड टू कंप्लीट कंबक्शन ऑफ 1000 dm³ ऑफ C2H4, ठीक है। ईथीन, C2H4 ईथीन होता है, ये एक हाइड्रोकार्बन है। ऑल्सो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड। हमें इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है, इसका भी वॉल्यूम फाइंड करना है, तो कोई मसला नहीं है। हमने डेटा बनाया सिंपल सा, उसके बाद हमने इक्वेशन लिखी। मैंने कहा था हम मोल लिखते हैं, वैसे तो हम इसको मोल कंसीडर करते हैं कि ये मोल है, लेकिन गे-लुसाक के मुताबिक हम इसको वॉल्यूम एज आ वॉल्यूम भी लिख सकते हैं। तो हमने ये सेम यही किया यहाँ पे कि हमने इसको एज आ वॉल्यूम लिख लिया, ठीक है। अब हमारे पास वॉल्यूम्स आ गए। अब हमें इसका वॉल्यूम दिया हुआ है, तो हम इसी से रिलेट करेंगे इसको और इसको, ठीक है। तो हम पहले O2 का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। अकॉर्डिंग टू इक्वेशन 1 dm³ ऑफ C2H4 रिक्वायर्स 3 dm³ ऑफ O2, ठीक है। सेम यहाँ पे अब 1 है तो उसको डिवाइडेड बाय समथिंग कुछ करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि 1 ही है तो 1 से जो भी नंबर मल्टीप्लाई कराओ तो वैल्यू वही आती है। तो हमने 1 से 1000 डायरेक्ट मल्टीप्लाई करा दिया, जो कि हमें गिवन वॉल्यूम था। तो सेम चीज़ यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कराएंगे और ये सिंपल एक वैल्यू आ गई 3000। मतलब 1000 dm³ ऑफ C2H4 रिक्वायर्स 3000 dm³ ऑफ O2। ये बिल्कुल आसान था। उसके बाद CO2 का हम फाइंड करेंगे, तो सेम वही मेथड होगा। 1 dm³ ऑफ C2H4 लेंगे हम, और यहाँ पे जो इक्वेशन के मुताबिक 2 dm³ ऑफ CO2। सेम हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज गिवन वॉल्यूम जो है हमारे पास वो 1000 था, ठीक है। और हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 2000 dm³, ठीक है। और हमने यहाँ पे सिंपल रिज़ल्ट लिख लिया। तो ये थे स्टीशियोमेट्री के कुछ आसान से न्यूमेरिकल्स, और पास्ट पेपर्स में भी इसी तरह के कुछ न्यूमेरिकल्स ही आते हैं। इससे ज़्यादा कोई मुश्किल चीज़ नहीं आती। बस अगर मुश्किल से मुश्किल न्यूमेरिकल आता है तो वो ये वाले होते हैं, ये जो गैस इक्वेशन वाले होते हैं, जनरल गैस इक्वेशन वाले, यही सबसे ज़्यादा मतलब कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। और ये भी कोई इतने कॉम्प्लिकेटेड तो है नहीं, मतलब इसके जो हाईएस्ट डिफ़िकल्टी लेवल है वो यही है बस, वो भी इतना कोई मुश्किल नहीं है हमारे लिए। तो ये थे कुछ आज के आसान से न्यूमेरिकल्स स्टीशियोमेट्री के। अगर कोई चीज़ समझ में ना आई हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, और अगर कोई सवाल हो तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।